जय हिंद दोस्तों। ये कक्षा 12 के अर्थशास्त्र से संबंधित 5वां वीडियो है। इस वीडियो में हम निवेश के बारे में अध्ययन करेंगे। निवेश को इंग्लिश में कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। ये मूल्यह्रास भी एक शब्द लिखा हुआ है जिसे इंग्लिश में कहा जाता है डेप्रिसिएशन, लेकिन डेप्रिसिएशन के बारे में हम अन्य वीडियो में डिस्कशन करेंगे। इसमें हम खाली निवेश पर फोकस रहेंगे, यानी कि इन्वेस्टमेंट। अब एक तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इसको देख लेते हैं। एक निवेश की डेफिनेशन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ एक मॉडल डेफिनेशन है अच्छे से। फिर इसके आगे निवेश के घटक क्या हैं, अवयव क्या हैं, कंपोनेंट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, निवेश के घटक या फिर अवयव। ये दो प्रकार के अवयव होते हैं, एक स्थिर निवेश और दूसरा है यहाँ पे माल सूची निवेश, यानी कि इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। फिर आगे है निवेश के प्रकार। दो प्रकार है निवेश के, एक है सकल निवेश यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और एक है शुद्ध निवेश यानी कि नेट इन्वेस्टमेंट। और फिर यहाँ पे सकल निवेश और शुद्ध निवेश में क्या अंतर है इसको भी देखेंगे। मूल्यह्रास जो है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसमें नहीं देखेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन इसको समझने से पूर्व, यानी ये निवेश क्या है, निवेश को समझने से पूर्व हम थोड़ा सा कीन्स का अर्थशास्त्र जो है इसको समझते हैं। और कीन्स का अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र को समझने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि आपको पता है कि जॉन मेनार्ड कीन्स जो हैं, पहले या दूसरे वीडियो में हम लगातार इस पे चर्चा किए हैं कि जॉन मेनार्ड कीन्स, इनको समष्टि अर्थशास्त्र का जनक यानी कि फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक कहा जाता है। तो कीन्स का अर्थशास्त्र क्या है, इसको अगर हम सही से समझ लें तो इन्वेस्टमेंट, जीडीपी, रोजगार, इन सब के बारे में अच्छे से हम समझ सकते हैं, या फिर निवेश जो इन्वेस्टमेंट है इसको हम सही प्रकार से समझ सकते हैं। तो कीन्स का अर्थशास्त्र थोड़ा सा परिचय ले लें। आपको पता है कि 1776 में एडम स्मिथ, जो कि क्लासिकल अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस में उन्होंने मुख्य रूप से बताया कि जो साधन होते हैं जैसे कि फैक्ट्री, फर्म, कंपनी, भूमि, कोई परिसंपत्ति जैसे कि बिल्डिंग, स्कूल, हॉस्पिटल, इन सारे चीज़ों के ऊपर जहाँ से पैसे कमाए जाते हैं, जो आय के स्रोत होते हैं, उसके ऊपर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व होना चाहिए। और सरकार का किसी प्रकार का हस्तक्षेप निजी फर्मों के ऊपर, निजी कंपनियों के ऊपर, निजी परिसंपत्तियों या निजी प्रॉपर्टी के ऊपर, जो प्राइवेट प्रॉपर्टी हैं उसके ऊपर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने अपने पुस्तक में कहा। और एडम स्मिथ ने जो विचार प्रस्तावित किए उसको मुख्य रूप से कहा जाता है ओपन इकोनॉमी, यानी कि मुक्त अर्थव्यवस्था का अर्थशास्त्र उन्होंने दिया कि सरकार को निजी क्षेत्रों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सरकार खाली एक मैनेजर की तरीके से एक राज्य की जो भूमिका होती है उतने तक ही सीमित रहे। व्यापार करना, निवेश करना, बाजार में हस्तक्षेप करना, ये सरकार का काम नहीं है, सरकार इससे दूर रहे, ऐसा इनका मानना था। लेकिन 1929 में आपको पता है कि विश्व आर्थिक मंदी आ गई, यानी कि जिसको इंग्लिश में कहा जाता है द ग्रेट डिप्रेशन आ गया। और 1929 की विश्व आर्थिक मंदी के कारण जो एडम स्मिथ का अर्थशास्त्र था वो फेल हो गया। तो 1936 में जाकर के जॉन मेनार्ड कीन्स ने एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक में जिन विचारों को उन्होंने उद्घाटित किया, जिन विचारों को बताया, उसी को मैक्रो इकोनॉमिक या फिर समष्टि अर्थशास्त्र की संज्ञा दी गई, और जॉन मेनार्ड कीन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का पिता कहा गया। तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने जो अर्थशास्त्र से संबंधित जो नियम दिए, जो सिद्धांत दिए, जो अवधारणाएं दी, उसको कहा जाता है कीन्स का अर्थशास्त्र, यानी कि केनेसियन इकोनॉमी। तो अब समझते हैं कि कीन्स का इकोनॉमी क्या है। तो पहला, कीन्स मानते हैं कि समग्र मांग यानी एग्रीगेट डिमांड जीडीपी और रोजगार को निर्धारित करती है। अब देखें, ये जीडीपी क्या होता है। जीडीपी का सरल सा अर्थ है कि एक देश है, एक देश एक साल के भीतर जितनी वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करता है उसके समग्र
अंतिम मौद्रिक मूल्य के योग को कहा जाता है जीडीपी। सरल भाषा में कहा जाए तो एक देश एक साल के भीतर जितने भी वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन करता है उससे उसने क्या कमाया उसको कहा जाता है जीडीपी। और रोजगार उसे कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी नियोजन में लगा होता है, आर्थिक उद्यम करता है, पैसे कमाता है, उसको कहा जाता है रोजगार है। तो केन्स सर का मानना है कि समग्र मांग जो है वो जीडीपी को और रोजगार को निर्धारित करती हैं। ये लाइन समझ में आएगी तब जब बाकी के सारे पॉइंट्स हम समझ लें। ये सेकंड पॉइंट को विस्तार से समझ लें तो पहली पॉइंट आराम से समझ में आ जाएगी कि समग्र मांग जीडीपी और रोजगार को कैसे प्रभावित करती है। तो पहले समझते हैं कि समग्र मांग होता क्या है। समग्र मांग को समझ लेंगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि जीडीपी और रोजगार को ये समग्र मांग कैसे प्रभावित करती है और फिर इन्वेस्टमेंट तक हम आएंगे। समग्र मांग एक शब्द है, सिंपल सा मांग। मांग का अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु की इच्छा व्यक्त करता है, यानी कोई व्यक्ति है उसको किसी वस्तु या किसी सेवा की इच्छा है, लेकिन सिर्फ इच्छा होना ही मांग नहीं है कि कोई XYZ कोई व्यक्ति है उसकी इच्छा है कोई बुक लेने की, इच्छा तो है, लेकिन अगर उसके पास उस वस्तु या सेवा के बदले चुकाने के लिए, कीमत चुकाने के लिए धन भी हो और उस धन को देने की तत्परता भी हो तो कहा जाएगा कि हाँ ये मांग है। यानी मांग के लिए दो चीज़ें होना आवश्यक है, एक इच्छा का और दूसरा कीमत चुकाने की तत्परता का। अब पता लगा इच्छा तो खूब है कि भैया बुक हो जाए, कॉपी हो जाए, गाड़ी हो जाए, कुछ हो जाए, कुछ हो जाए, चीज़ें मतलब इच्छाएं तो खूब हैं, लेकिन कीमत चुकाने के लिए पैसा नहीं है, तो इसको मांग नहीं कहा जाएगा। मांग है ये। अर्थशास्त्र की भाषा में मांग तब होगा जब आपको इच्छा तो है लेकिन साथ ही साथ उस वस्तु या सेवा के बदले जो कीमत चुकाना है वो कीमत चुकाने की आपके पास क्षमता भी है और तत्परता भी है, तो कहा जाएगा मांग है। और समग्र मांग में ये होता है कि एग्रीगेट डिमांड, अर्थात कि पूरे देश में कुल मिलाकर के अलग अलग वस्तुओं सेवाओं की कुल मांग क्या है उसको कहेंगे समग्र मांग। समग्र मांग में चार चीज़ें आती हैं, एक है CIG और X-M। तो एग्रीगेट डिमांड में पहला पॉइंट है कंजम्पशन यानी कि उपभोग, दूसरा है इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, तीसरा है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी खर्चे, फिर एक है X-M। एक्स मीन्स होता है एक्सपोर्ट, कि एक देश ने कितना वस्तु और सेवा का एक्सपोर्ट किया है, और M मीन्स होता है इम्पोर्ट यानी कितने वस्तुओं और सेवाओं का अपने देश के अंदर में आयात किया है, मंगवाया है। तो इन सब को हम जोड़ घटा लें तो जो आता है उसे कहा जाता है एग्रीगेट डिमांड यानी कि समग्र मांग। समग्र मांग के अंतर्गत जो देश के लोग हैं वो जो उपभोग करते हैं चीज़ों का, वस्तुओं का, सेवाओं का, उसे कहेंगे उपभोग। इन्वेस्टमेंट यानी कि लॉन्ग टर्म में जो हम पूंजी बनाते हैं जिसके थ्रू हम और ज़्यादा उत्पादक कार्य करते हैं उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। जैसे कोई मशीन ले लिए, ट्रैक्टर ले लिए, भूमि ले लिए, जिसके थ्रू हम और ज़्यादा उत्पादन कार्य कर सकते हैं उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट जो है कई सारी चीज़ों में खर्च करते हैं, जैसे रेलवे ट्रैक बिछाना हुआ, सड़कें बनवानी हुई, पुल बनवाना हुआ, बिल्डिंग्स हो गई। तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में आधारभूत ढांचों में जो सरकार खर्च करती है उसको कहा जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर दो रूपों में करते हैं, एक तो कंजम्पशन के रूप में और दूसरा इन्वेस्टमेंट के रूप में। और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ये जो आता है उसको कहा जाता है नेट एक्सपोर्ट। नेट एक्सपोर्ट मीन्स होता है एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसे कहते हैं नेट एक्सपोर्ट। तो इन सारे चीज़ों का समग्र योग जो आता है उसे कहते हैं समग्र मांग। अब एक एक बिंदु को देखें। C मीन्स होता है कंजम्पशन यानी कि उपभोग। उपभोग का सिंपल सा मतलब है कि कोई व्यक्ति है वो किसी वस्तु और सेवा का डिमांड किया कि मुझे एजुकेशन चाहिए, उसने कोचिंग का डिमांड किया, तो उसने कोचिंग में
जो पैसे खर्च किए, जो उसने सेवाएं लीं, कोचिंग की, शिक्षा की या स्वास्थ्य की जो सेवाएं लीं, उसे कहा जाएगा कि उसने उपभोग किया है चीज़ों का। तो उपभोग का डेफिनेशन क्या है? संतुष्टि या उपयोगिता के लिए किए जाने वाले खर्च को उपभोग कहते हैं। जैसे फ़ैन चाहिए, पंखा चाहिए ताकि गर्मी ना लगे, तो उसके लिए जो हम खर्च करते हैं, तो पंखा क्या हो गया? उपभोग वाली वस्तु हो गई, कंजम्पशन गुड हो गया। या उपयोगिता, जैसे हम ट्रैक्टर ले लिए, ट्रैक्टर की उपयोगिता है, उसका यूज़ है, तो ट्रैक्टर हो गया उपभोग वस्तु। तो अपनी संतुष्टि के लिए या अपनी उपयोगिता को सिद्ध करने के लिए हम जो खर्च करते हैं उसे कहा जाता है उपभोग। केन्स के अनुसार एक न्यूनतम स्तर को छोड़कर उपभोग आय पर निर्भर करता है। यानी जो हम उपभोग करते हैं वो आय पर निर्भर करता है। हमारा आय जितना ज़्यादा होगा हम उपभोग उतना ज़्यादा करेंगे, आय जितना कम होगा उपभोग उतना हम कम कर पाएंगे। लेकिन एक स्तर तक ऐसा होता है कि हमारी आय चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, हम न्यूनतम उपभोग करते ही हैं। जो एकदम मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो हर प्राणी उपभोग करेगा ही करेगा। खाने के लिए 2 रोटी, पहनने के लिए कपड़ा, रहने के लिए एक झोपड़ी, इतना तो करेगा ही करेगा। तो उपभोग तो ये भी हुआ, लेकिन यहाँ पर अपना आय है चाहे आय नहीं है, इतना उपभोग तो करेगा ही करेगा। तो न्यूनतम स्तर को छोड़कर देखा जाए तो उपभोग किसी व्यक्ति का बढ़ेगा तब जब उसकी आय बढ़ जाएगी। जैसे एग्जाम्पल से हम सही समझें इसको, एक व्यक्ति है जिसके पास में इनकम नहीं है, बहुत कम इनकम है, तो क्या करेगा? वो खाना खाने के लिए जुगाड़ करेगा, उसको रहना है तो रहने के लिए जुगाड़ कर लेगा, मनोरंजन करना है तो मनोरंजन का कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेगा, यानी जुगाड़ में उसका काम चलेगा। लेकिन जैसे उसके पास में आय आएगा, इनकम आएगा, पैसे आएंगे, तो वो अपने उपभोग के स्तर को बढ़ा लेगा। अच्छा घर बनवाएगा, अच्छे भोजन खाएगा, अच्छे मनोरंजन के साधन जुटाएगा, अच्छे शिक्षा लेगा, अच्छे स्वास्थ्य सेवाएं लेगा, अच्छी गाड़ियां लेगा। तो आय बढ़ते ही उसके उपभोग का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन आय नहीं है तब भी एक सीमा तक उपभोग तो रहता ही रहता है। तो न्यूनतम स्तर के उपभोग को छोड़ करके अगर हमारे आय का स्तर बढ़ता है तो उपभोग का स्तर भी बढ़ता है, ऐसे केन्स महोदय का मानना है। आय के बढ़ने पर उपभोग बढ़ता है और आय के कम होने पर उपभोग भी कम हो जाता है। हालांकि केन्स के अनुसार उपभोग में होने वाले परिवर्तन आय में परिवर्तनों की तुलना में कम होते हैं। फिर से, उपभोग में होने वाले परिवर्तन आय में परिवर्तनों की तुलना में कम होते हैं। जैसे इसका कहीं अगर नीचे चित्र बना है क्या, यहाँ देखें, यह हम यहीं पर बताते हैं एग्जाम्पल से कि इसका मतलब क्या है। उपभोग में होने वाले परिवर्तन, तो एक उपभोग शब्द ले लिया, एक आय शब्द ले लिया। उपभोग में होने वाले परिवर्तन आय में परिवर्तनों की तुलना में कम होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी व्यक्ति के पास में 100 रुपये हैं, उसने उपभोग किया इतने का। किसी के पास, ये हम सही से बनाते हैं, यह एक लाइन, किसी के पास 100 रुपये हैं, आया आय, तो उसने उपभोग किया इतने का। फिर आ गया 200 रुपये, उसका उपभोग अचानक से दोगुना नहीं हो जाएगा कि दोगुना आय हुआ तो दोगुना उपभोग कर लिया, उसका उपभोग हुआ इतना। उसके पास 300 रुपये आ गया तो उपभोग हुआ थोड़ा सा और ज़्यादा हो गया, ये नहीं कि उछल के 3 गुना हो जाएगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। इनकम 400 रुपये हो गया तो उपभोग थोड़ा सा और बढ़ गया। 500 रुपये इनकम हो गया, उपभोग थोड़ा सा और बढ़ गया। यानी इनकम लगातार बहुत ज़्यादा मात्रा में इंक्रीमेंट होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है,
लेकिन उपभोग का स्तर बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इसी कह रहा है कि उपभोग में जो परिवर्तन है वो कम होता है आय में परिवर्तन की तुलना में। यानी आय में परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसके कारण से आपके उपभोग का स्तर भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यानी रोटी आदमी, जैसे पैसे 100 रुपये हैं, रोटी एक खा पा रहा है, उस समय पैसे नहीं है। 200 रुपये आ गए तो 2 रोटी खा लिया, चलो। 300 रुपये हो गए, 3 रोटी खा लिया। 400 रुपये हो गए, 4 रोटी खा लिया। अब मान लो कभी वो 1,000 रुपये कमाने लगे, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो 10 रोटी खाना शुरू कर देगा। वो 4 ही रोटी खाएगा, 5 रोटी खा लेगा। कल का 1,00,000 रुपये कमाए तो ऐसा थोड़ी ना कि वो 100 रोटियाँ खाना शुरू कर देगा। तो आय के स्तर के बढ़ने से उपभोग का स्तर भी बढ़ता है, ऐसा नहीं है। एक सीमा तक हमारे उपभोग का स्तर बढ़ता है, उसके बाद हमारे उपभोग का स्तर लिमिट हो जाता है, एक सीमित हो जाता है, उसके आगे नहीं बढ़ता, यद्यपि आय का स्तर बढ़ता रहे तब भी। इसका कारण यह है कि लोगों द्वारा आय के एक भाग की बचत कर ली जाती है। यानी सारे इनकम को खर्च नहीं कर लिया जाता है, उसका उपभोग नहीं कर लिया जाता है, बल्कि कुछ इनकम को सेविंग कर लिया जाता है, बचा लिया जाता है। इस कारण से हमारे उपभोग के स्तर में परिवर्तन हमारे आय में आने वाले परिवर्तन की तुलना में कम होता है। तकनीकी भाषा में कीन्स के अनुसार उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति यानी मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 से कम होती है। ये थोड़ा तकनीकी है, तकनीकी भाषा में लिखा भी हुआ है कि उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 1 से कम होती है। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति 1 से कम होती है। यहाँ समझा रहा है कि यदि किसी व्यक्ति की आय को 1 इकाई में से बदला जाए तो उसके कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन को MPC कहते हैं। यानी किसी व्यक्ति की इनकम में एक निश्चित मात्रा का इनकम बढ़ जाए, उसके जेब में एक निश्चित मात्रा में रुपयों की संख्या बढ़ जाए, रुपयों की मात्रा बढ़ जाए, तो उसके उपभोग में जो अंतर आता है उसे कहते हैं MPC, यानी कि सीमांत उपभोग, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। जैसे किसी के पास 1,000 रुपये हैं, 1,000 रुपये हैं, वो उपभोग कर रहा है, मान लीजिए कि खाने के रूप में ले लें तो 1 पिज़्ज़ा खाता है, 1 पिज़्ज़ा खाता है, 1,000 रुपये कमाता है तो 1 पिज़्ज़ा खाता है, या कह लें 4 पिज़्ज़ा खाता है, ऐसे कर लें। इसका इनकम बढ़ के 2,000 रुपये हो गया। अब वो पिज़्ज़ा खाने लगा 6, तो उसके आय में परिवर्तन के कारण उसके उपभोग में जो अंतर आया उसे कहा जाता है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। यानी इतना इनकम बढ़ने से उसके उपभोग में इतने का इंक्रीमेंट होता है, इतने की बढ़ोतरी होती है। तो जितने मात्रा की बढ़ोतरी हो रही है उपभोग में उसे कहा जाता है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। MPC को निकालने के लिए निम्न सूत्र का प्रयोग किया जाता है, डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई। डेल्टा C क्या है? उपभोग में परिवर्तन। यानी पहले हम 4 पिज़्ज़ा खाते थे, अभी 6 पिज़्ज़ा खाने लगे, तो 2 पिज़्ज़ा का हमने परिवर्तन कर लिया, 2 पिज़्ज़ा हमने बढ़ा लिए। अपॉन आय में परिवर्तन, यानी पहले 1,000 रुपये कमा रहे थे, अभी 2,000 रुपये कमा रहे हैं, तो आय में परिवर्तन हुआ 1,000 रुपये का। 1,000 पहले था, अभी 2,000 है, तो 1,000 रुपये का परिवर्तन हुआ, यानी 1,000 रुपये की वृद्धि हुई है। उसके कारण से 2 पिज़्ज़े में बढ़ोतरी हुई है। तो जितने उपभोग का जो परिवर्तन हुआ उसे ऊपर लिखेंगे और आय में जो परिवर्तन हुआ उसको नीचे लिखेंगे। उसे कहा जाता है, इस अनुपात को कहा जाता है MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी कंज्यूम, या उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। कीन्स का मानना है कि जो हमारे
कंजम्पशन में जो अंतर आता है और जो इनकम में अंतर आता है उसका अनुपात हमेशा 1 से कम होता है। यहाँ चित्र में दिखाया गया है, एक तरफ आय है, एक तरफ ऊपर उपभोग है। तो आय हमारा इतना है यहाँ तक, तो उपभोग यहाँ तक है। आय बढ़ के इतना के बजाय इतना हो गया, तो उपभोग हमारा इतना ही रहा, यानी इनकम लगभग 2 गुना हुआ। पहले इतना था, अभी इतना हो गया, तो लगभग 2 गुना इनकम हो गया। लेकिन उपभोग जो इतना था वो बढ़ के 2 गुना इतना नहीं हो गया, बल्कि यहीं तक रहा। तो जो कर्व बना ये, इस कर्व को कहा जाता है उपभोग वक्र, यानी कि कंजम्पशन कर्व। तो फिर से दोहरा लें, आय का स्तर यहाँ तक था तो उपभोग का स्तर यहाँ तक रहा। आय का स्तर 2 गुना हो गया लेकिन उपभोग का स्तर 2 गुना नहीं हुआ, तो कर्व बनेगा इस टाइप से। ऐसे कर्व को कहा जाता है उपभोग कर्व या फिर वक्र। फिर अगला टर्म है इन्वेस्टमेंट, निवेश। निवेश क्या है? तो निवेश एक उत्पादक खर्च होता है जो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए जो हम खर्च करते हैं उसे कहा जाता है निवेश। फॉर एग्जाम्पल कि खेत है, एक खेत में 1 कुंटल चावल का उत्पादन होता है, लेकिन अगर इस खेत में जो कमी है, जैसे कि अगर खेत की जुताई ट्रैक्टर से होती, बढ़िया से ट्रैक्टर से जुताई होती, तो इसके उत्पादन जो है वो 1.5 कुंटल हो सकता था। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1 कुंटल को 1.5 कुंटल करने के लिए, 1.5 कुंटल को फिर 2 कुंटल करने के लिए हम जो खर्च करते हैं उस खर्च को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। अगर हम अपनी संतुष्टि के लिए खर्च करते हैं तो उसे कहते हैं उपभोग, लेकिन उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो खर्च करते हैं उसे कहते हैं इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। निवेश किया जाता है मशीनों में, कि हाथ से अगर कपड़े बनाते हैं तो एक दिन में 4 कपड़े बनते हैं, लेकिन उत्पादन को बढ़ा करके 40 करना है कि हर दिन 40 कपड़े बने, तो इसके लिए हमें मशीनें लानी पड़ेंगी। तो मशीन लाने से उत्पादन 4 कपड़े की अपेक्षा 40 हो गया। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो खर्च किया जाता है जिन चीज़ों पे, उन खर्चों को कहा जाता है इन्वेस्टमेंट, यानी कि निवेश। उपकरण हो सकते हैं, है ना, मशीनें, उपकरण, यंत्र, इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब पे जो हम खर्च करते हैं ताकि उत्पादन बढ़ सके, उसे कहा जाता है इन्वेस्टमेंट। यहाँ क्या लिखा हुआ है? निवेश फिक्स्ड, स्थिर, प्रोडक्टिव। मतलब निवेश जो होता है वो क्या करती है, उसकी क्या खास बातें हैं? तो वो फिक्स होती है, वो उत्पादक होती है, यानी कुछ ना कुछ जो उत्पादन हो रहा है उसको बढ़ा देती हैं, और दीर्घकालिक होती हैं, यानी लंबे समय तक चलें। ऐसा ना हो कि लाया एक दिन यूज़ किया ख़राब हो गया। तो जिनकी आयु 1 साल से अधिक होती है उसके कहा जाता है कि वो लॉन्ग टर्म, लॉन्ग लास्टिंग है, दीर्घकालिक है। तो निवेश में 3 बातें होनी चाहिए, एक तो वो स्थिर रहें, प्रोडक्टिव हो, और लॉन्ग टर्म में चलें, लंबे समय तक चलती रहें। फिर आगे कीन्स जी का विचार है कि कीन्स के अनुसार निवेश और ब्याज दर में विपरीत संबंध होता है। इसको समझें। निवेश और ब्याज में विपरीत संबंध होता है, इसका मतलब ये है कि अगर हम निवेश, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है तो हमें ब्याज दर को कम करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा। जैसे हमें लेना है ट्रैक्टर, जिससे उत्पादन कार्य को बढ़ाया जा सके, तो ट्रैक्टर को लेने के लिए जो खर्च करेंगे उसे कहा जाएगा इन्वेस्टमेंट। अब ट्रैक्टर को परचेज़ करने के लिए हमें लेना होगा, पैसे खर्च करने होंगे, पैसे चाहिए बैंक से, तो बैंक से हमने लिए लोन।
बैंक से लोन लिए तो बैंक वाला कहा कि आपको जो ब्याज देना होगा वो 4% के हिसाब से देना होगा। ठीक है, अगर 4% के हिसाब से कह रहा है तो हमने ट्रैक्टर लिया, अपना यूज़ कर लिया, इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। लेकिन बैंक वाला कहे कि लोन आपको हम देंगे लेकिन आपको 15% देना होगा, इंटरेस्ट ब्याज जो है वो 15% के हिसाब से देना होगा। तो हो सकता है कि हमारा इन्वेस्टमेंट कम हो जाए, हम पैसे ना लें, और पैसे नहीं लेंगे तो पैसा खर्च नहीं होगा उत्पादक कार्यों में, और पैसे उत्पादक कार्यों में खर्च नहीं होगा यानी कि इन्वेस्टमेंट घट गया। तो बैंक अगर अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगी तो लोग लोन नहीं लेंगे, लोन नहीं लेंगे तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। तो वही कह रहा है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट घटेगा, और इंटरेस्ट रेट अगर बैंक घटा देंगी कि आपको इंटरेस्ट कम देना है तो वो लोन ले लेगा और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ है, इसको चित्र के माध्यम से देख सकते हैं। यहाँ पे यह है निवेश का स्तर इस ओर, और यहाँ पर है ब्याज दर। जैसे अगर इंटरेस्ट रेट बैंक रखती 6% कि हम उधार देंगे 6% के हिसाब से, तो हो सकता है कि वो व्यक्ति खर्च निवेश करे इतने रुपयों का, 100 रुपयों का निवेश कर ले। लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ करके 12% हो जाएगा, हम सही जा रहे हैं, अगर ब्याज दर 6% है तो उसका ये, सॉरी माफ़ करिए गलत हम बता दिए हैं, अगर बैंक अपना इंटरेस्ट रेट 6% रखें कि 6% के हिसाब से आपको लौटाना होगा, तो उसका जो निवेश है उसका स्तर ये हो, इतना ज़्यादा निवेश कर लें। अगर इंटरेस्ट रेट इतना है तो निवेश वो इतना कर ले। लेकिन इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेगा तो उसका इन्वेस्टमेंट इतना रह जाएगा बस। यानी एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसके बीच में ऐसा हम लाइन खींच लें तो ये लाइन दिखाता है इन्वेस्टमेंट कर्व को, यानी निवेश वक्र को। इस निवेश वक्र के अनुसार अगर हम जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे हमारा जो इन्वेस्टमेंट घटता जाएगा, और ऊपर गए इन्वेस्टमेंट घट गया, और ऊपर गए इन्वेस्टमेंट घट गया। ये चीज़ उपरयुक्त चित्र के अनुसार ब्याज दर के कम होने पर निवेश का स्तर बढ़ता है, जबकि ब्याज दर बढ़ने पर निवेश का स्तर कम हो जाता है। सिंपल सी बात है। फिर अगला है जी फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, यानी सरकार जो खर्च करती है उसको भी एग्रीगेट डिमांड में गिना जाता है। तो यह सरकार द्वारा किया जाने वाला खर्च है। यह दो प्रकार का होता है, उपभोग निवेश, यानी सरकार अगर उपभोग में और निवेश में खर्च करती है तो उसे कहा जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। सिंपल सा, यानी पहली और दूसरी बात ही है। लेकिन अगर वो उपभोग किया जाता है सरकार के द्वारा या निवेश किया जाता है सरकार के द्वारा तो उसे जी कहा जाता है। फिर है एक्सपोर्ट, यानी निर्यात। निर्यात क्या होता है? स्वदेशी वस्तुओं, जैसे कि भारत ने अपने देश में गाड़ी बनाया, कांच बनाया, कुछ भी बनाया, ऐसे ऑटोमोबाइल बनाया, मोबाइल बनाया, फर्टिलाइज़र बनाया, दवाइयाँ बनाई। तो जो अपने देश में बनेगा उसे कहेंगे स्वदेशी वस्तु। और जो सेवाएं अपने देश में बनेंगी, जैसे अपने देश में कोई ऐप बना, कोई सॉफ्टवेयर बना, कोई टेक्नोलॉजी बनी, कोई एजुकेशन सिस्टम में कुछ अच्छा प्रौद्योगिकी आ गया, तो उसे कहा जाएगा सेवा। तो स्वदेशी अपने देश में जो वस्तु और सेवा बनती है उस पर अगर विदेशी निवासियों द्वारा खर्च किया जाए, जैसे यूएसए का या फ्रांस का या इंग्लैंड का कोई दूसरे देश का व्यक्ति जो विदेशी निवासी है, अगर वो हमारे देश की चीज़ों को उपभोग करता है, खर्च करता है उस पर, तो उसे कहा जाता है एक्सपोर्ट। या अगर विदेश का व्यक्ति हमारे देश में भी आकर के हमारे देश की चीज़ों को खाता पीता है, यूज़ करता है, तो भी कहा जाएगा एक्सपोर्ट। कुल मिला के यूज़ करने वाला बाहरी है, दूसरे देश का है, और वस्तु या सेवा हमारे देश की है तो हम उसको भेज रहे हैं या वो खुद आकर के ले रहा है, यूज़ कर रहा है, तो हम कहेंगे कि हमने वस्तुओं और सेवाओं को भेजा है, निर्यात किया है। निर्यात चाहे हमने खुद किया हो या वो खुद आकर के
कंज्यूम किया हो, उपभोग किया हो, तो उसे कहा जाएगा एक्सपोर्ट। केन्स के अनुसार निर्यात जीडीपी और ब्याज दरों से स्वतंत्र होते हैं। यह अलग बात है कि वे जीडीपी को निर्धारित करने में योगदान देते हैं, यानी जीडीपी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो जीडीपी बढ़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। फिर एम फॉर इम्पोर्ट होता है आयात। इसका उल्टा कि विदेशी वस्तुओं और सेवाओं पर स्वदेशी निवासियों द्वारा किया जाने वाला खर्च, उसे कहते हैं इम्पोर्ट। केन्स के अनुसार एक खुली अर्थव्यवस्था में किसी न्यूनतम स्तर को छोड़कर आयात जीडीपी पर निर्भर करते हैं, यानी किसी और उसके साथ सीधा संबंध रखते हैं, अर्थात जीडीपी के बढ़ने पर आयात बढ़ते हैं। इसका ध्यान दें कि जीडीपी अगर किसी देश का बढ़ेगा तो उसका आयात बढ़ेगा। फॉर एग्जांपल अमेरिका है, अमेरिका का जीडीपी दुनिया में सबसे कम है। अमेरिका का जो जीडीपी है वो कम है, जीडीपी उसका कम है, तो उसका आयात बढ़ेगा नहीं, उसका आयात घटेगा। और जीडीपी के कम होने पर आयात भी कम हो जाता है। इस चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये जीडीपी है, ये इंपोर्ट है। जीडीपी इतना हुआ तो इंपोर्ट हम इतना कर रहे हैं, जीडीपी और ज़्यादा यहाँ तक हो गया तब हम इंपोर्ट इतना ही ज़्यादा कर पा रहे हैं, यानी इंपोर्ट में परिवर्तन कम हुआ। फिर तीसरे, यदि कोई अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करती है तो उसे क्लोज्ड इकोनॉमी या बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है, या क्रूजो इकोनॉमी कहते हैं। इसे 3 सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं क्योंकि इसमें कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर ध्यान दिया जाता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं होता तो बंद अर्थव्यवस्था है। और एक होती है ओपन इकोनॉमी। यदि कोई अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करती है तो उसे ओपन इकोनॉमी कहते हैं। इसे 4 सेक्टर इकोनॉमी भी कहते हैं क्योंकि इसमें समग्र मांग निम्न प्रकार होती है कि कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो होता ही होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी हो रहा है तो खुली अर्थव्यवस्था है, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को कहा जाता है नेट एक्सपोर्ट। तो ये रहा इसका बैकग्राउंड। अब जो ये है कि निवेश क्या होता है, निवेश कितने प्रकार का होता है, इसको समझने में आसानी होगी। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।